and diameter about 1/4 and tangent perpendicular to the plane 1/2 plus 1, that will be 3/2, and tangent in the plane 1/4 plus 1, that will be 5/4, that will be तो डिस्क में क्या करेंगे, होल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं। क्या होता है होल कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास में भी देखा था, क्या करना था वहां पे, तो एक्चुअल डिस्क था उसका मास को कहां पर रख देते थे, सेंटर ऑफ मास पे, और जितने तो साइज का होल किया गया था उतना ही मास का क्या करते थे, निगेटिव मास रख देते थे, और अपने आप क्या बन जाता था वहां पे, होल क्रिएट हो जाता था। और एक्चुअल जो डिस्क था उसके तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रखा, उसी को हम लोग क्या मानते थे, ओरिजिन, और उसके रिस्पेक्ट में नया सेंटर ऑफ मास हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। डिपेंड करता था, अगर राइट से मास निकालोगे तो लेफ्ट करता था शिफ्ट, और लेफ्ट से निकालेंगे तो राइट की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जा रहा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे, जनरल नॉलेज देखेंगे, होल रहेगा ऊपर, देखेंगे एक बार वैसे थ्योरेटिकली सुन लें, उसके बाद मैथमेटिकली कर लेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे। अगर होल करना है डिस्क में तो क्या करते हैं हम लोग, तो होल नहीं करेंगे, निगेटिव मास रख देंगे, क्या रख देंगे आप, और एक्चुअल डिस्क रहेगा ये क्या हमारे पास, मास एम रेडियस आर का एक्चुअल डिस्क है, मास एम रेडियस आर का एक्चुअल डिस्क है, मास एम रेडियस आर का क्या हमारे पास एक्चुअल डिस्क है। इसमें से तो एक होल कर लिया गया, क्या कर लिया गया, होल कर लिया गया। ध्यान सुनोगे तो एक्चुअल डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, एक्चुअल सेंटर ऑफ मास का अबाउट, एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकाल लेंगे, एक्चुअल सेंटर का अबाउट निकाल लेंगे, और जितने साइज का होल किया गया, ये तो हो गया, एक्चुअल डिस्क का अबाउट निकाल लिया, और जितने साइज का क्या किया गया उतना ही साइज का क्या रख देंगे, निगेटिव मास रख देंगे, और ये निगेटिव मास का इसके अपने सेंटर का अबाउट निकाल लोगे, इसके अपने सेंटर का अबाउट फाइंड कर लेंगे, ये निगेटिव मास का यहाँ पे पता चल गया, कहाँ कहाँ पता चल गया, एक्चुअल का यहाँ पे पता चल गया, और होल का निगेटिव मास का यहाँ पे पता चल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इंटायर होल करने के बाद जो सिस्टम है उसका यहाँ पे निकालो, होल करने के बाद जो सिस्टम है उसका यहाँ पे फाइंड करो, क्लियर बात है। एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पता हो जाता है, जो पॉजिटिव मास डिस्क का दिया रहेगा उसके अनुसार से यहाँ निकाल लेंगे, और जो होल करेंगे उतने साइज का यहाँ पे निकाल लेंगे। हमें पूछा क्या जाता है, होल करने के बाद जो सिस्टम बन गया उसका इसका वोट पूछा जाता है, होल करने के बाद जो सिस्टम बन के बच गया उसका यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक्चुअल डिस्क का यहाँ पे पता है, होल का यहाँ पे पता है, दोनों का हमें यहाँ पे चाहिए था, तो होल वाले का ट्रांसफर कहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे पैरेलक्स थ्योरम से, होल वाले का ट्रांसफर यहाँ पे कर देंगे। एक्चुअल डिस्क का तो यहाँ पे था ही, और ये जो निगेटिव मास रखा उसका यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इसका यहाँ पे ट्रांसफर करके तो दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, एक्चुअल डिस्क का जो यहाँ पे था और इसका जो निगेटिव मास का यहाँ पे ट्रांसफर किया, इन दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, होल करने के बाद जो सिस्टम बन गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। क्या समझ में आया, एक लाइन बताओगे बस। एक्चुअल डिस्क का एक्चुअल सेंटर का अबाउट निकाल लेंगे, निगेटिव डिस्क का जितना मास रिमूव करेंगे उतना निगेटिव मास रखेंगे, उसका यहाँ पे निकाल लेंगे। अब किसका निकालना है, निकालना किसका है, होल करने के बाद जो सिस्टम बन गया उसका, मतलब इन दोनों का सुप्रीमपोज कर देंगे तो होल बन जाएगा अपने आप ही, इसको और इसको सुप्रीमपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो एक्चुअल का यहाँ पे निकाल लिया और होल का क्या कर दिया, यहाँ पे पता था यहाँ पे पैरेलक्स से ट्रांसफर कर दिया, दोनों क्या कर देंगे तो ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, एक लाइन बोलोगे तुम, जल्दी बोलोगे, बोले एक्चुअल डिस्क का यहाँ पता है, बोले होल वाले का यहाँ पता है, हमें चाहिए होल करने के बाद जो सिस्टम बच गया बन गया तो यहाँ पे चाहिए, तो इसका तो पता ही था यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरेलक्स में ट्रांसफर कर देंगे, पैरेलक्स से ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं एम डैश जो मास होगा तो निगेटिव मास ही यूज करेंगे। सी ऊपर देख लेंगे, मान लीजिए मास एम रेडियस आर का, कितने मास का होल किया गया, एम डैश मास और रेडियस आर का होल किया गया, एम डैश और आर डैश की वैल्यू पता चल जाएगा ज्योमेट्री से, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। देखें इधर,
इन दोनों के जो होल का सेंटर है और एक्चुअल सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस ज्योमेट्री से पता हो जाएगा। मान लिया डिस्टेंस कितना हमारा डी है। हमें इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है कि कब लिखना है, होल के बाद। होल के पहले तो हमें पता ही है, और डिस्क का पता ही है। होल के पहले हमें पता ही है, रिमाइंडर भी दे दिया कि सेंट्रल एक्सिस के बोर्ड mr²/2 होता। तो होल करने के बाद का सिस्टम का लिखना है, हाँ या नहीं। होल रिमूवल के बाद लिखना है, मास m' का रिमूव कर दिया उसके बाद लिखना है, मास m' एक्चुअल डिस्क के रिमूव करने के बाद लिखना है। रिमूव करने के बाद मास m' रिमूव कर दिया उसके बाद लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो एक्चुअल डिस्क का लिख देंगे mr², और दूसरा जोड़ेंगे प्लस इसका यहाँ पे, तो m' r'²/2। हाँ, m' की वैल्यू जो भी आएगा तो उसको निगेटिव में प्लेस करेंगे फर्दर। m' में लिख रहे हैं फिलहाल, m' r'² प्लस यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे m'(d²). तो पूरा जो रिमूव कर दिया सिस्टम उसका निकल के आ जाएगा, जो सिस्टम रिमूव कर दिया उसका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। डिपेंड करता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ से हो जा रही है। अगर क्या करने बोला जा सकता है कि एक एक्चुअल डिस्क है, m' मास और रेडियस r' एक डिस्क को रख दिया, तो m' की वैल्यू m' में ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। m' की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन m'। अगर ऊपर रखेंगे तो प्लस m' रखेंगे, और अगर हटाएंगे तो माइनस m' रखेंगे। अगर बोल दिया कि एक डिस्क है मास m रेडियस r का, उसके ऊपर एक m' मास और रेडियस r' का एक सुप्रीम पोज कर दिया एक और डिस्क, तो उस केस में तो m' की वैल्यू प्लस m में रखोगे इसी एक्सप्रेशन में। और अगर उसे होल कर दिएगा तो m' की जगह पे कितना रख देंगे, माइनस m', जो भी उसका मास का वैल्यू रहेगा वहाँ पे, जो भी मास के वैल्यू रहेंगे। देखेंगे तो कॉमन सा इन्फॉर्मेशन, ये मास m रेडियस r का डिस्क है, एक वैल्यू पुटिंग का काम कर लेते हैं। मास m रेडियस r का डिस्क में से क्या कर दिया गया, तो दिया रहेगा कि r/2 रेडियस का डिस्क निकाल लिया गया। कितने रेडियस का डिस्क निकाल लिया गया, r/2 रेडियस का डिस्क निकाल लिया गया, r/2 रेडियस का डिस्क निकाल दिया गया, r/2 रेडियस का डिस्क निकाल लिया गया, r/2 रेडियस का डिस्क निकाल दिया गया। तो प्रूव आउट करना है कि जो अब रिमूव करने के बाद जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो 13/13/32 mr²। देखते रहेगा, मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहले देख लेगा, आपको आंसर भी पता है, करने की कोई जरूरत नहीं है। मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क है, उसमें से कितने रेडियस का हटा दिया गया, r/2 रेडियस का हटा दिया गया। डिस्क में मास कहाँ पे होता है, तो एरिया पे होता है। तो पहले क्या कर लें, मास पता कर लेंगे। बोलेंगे कितना था एक्चुअल डिस्क, कितना था रेडियस r का, तो πr² का मास कितना है, πr² का मास m है, एक्चुअल डिस्क का रेडियस r है। करने की जरूरत नहीं, आराम से समझे आप। πr² का मास कितना हमारा m है, तो कितना हटाया गया, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, मतलब πr²/4 हटा दिया गया, तो उसका मास m' की वैल्यू निकाल लेंगे, तो m/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हटाने के बाद थोड़ी देर क्या रखेंगे आप, m' को माइनस m/4 से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। बोला डिस्क में मास कहाँ पे होता है, तो πr² एरिया का मास कितना है, कितना हटाया, तो πr²/4 का मास निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ऐसा करके यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे। जो निकाला उसका मास पता कर लोगे। बोले πr² का मास m है, तो यूनिट का कितना हो जाएगा, तो m/πr²। यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, πr² एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m/πr²। तो πr²/4 एरिया का मास कितना हो जाएगा, तो m/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, m' की वैल्यू m/4, m' की वैल्यू m/4 प्लस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे।
इतना तक में किसी को दिक्कत बता देगा? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन में फर्दर देखेंगे आप। अब क्या करना, तो वही फंडा अप्लाई कर देंगे। या तो फार्मूला वाइज दे दिया था आपको फार्मूला, एम डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो -m/4। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2। तो उसमें रख दें आप, या तो ये कर लें, या दूसरा तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करें, शुरू से फिर से तो एनालिसिस कर लें। मास m रेडियस r का एक एक्चुअल डिस्क है, उसमें से क्या किया गया, तो r/2 का और m डैश की वैल्यू -m/4 का हटा दिया गया। तो अब रिमूव वाले के सेक्शन का हमें निकालना है। रिमूव करने के बाद जो सिस्टम है उसका निकालना है यहाँ पे। रिमूव करने के बाद वाले सिस्टम को, तो एक्चुअल का कितना हो गया प्लस वाले का, तो डेट विल mr²/2। और जो हटा दिया तो डेट विल m डैश की वैल्यू m/4 इंटू r डैश का स्क्वायर, r डैश के स्क्वायर मतलब r²/, और कितना m डैश r डैश स्क्वायर/2, m डैश r डैश स्क्वायर/2। m डैश की जगह पे -m/4, r डैश की जगह पे तो r/2 का स्क्वायर, r²/4, और नीचे कितना 2 प्लस m डैश ICM प्लस md स्क्वायर। तो m डैश की जगह पे कितना डाल देंगे, m डैश d स्क्वायर, d की जगह पे तो ऐसा यूटिलाइज कर लेंगे। mr² सब जगह से हटा लोगे, mr²/2 बाहर ही ले लिया। यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ 1 बच गया। यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर लोगे। ये 2 से ऊपर नीचे गुना कर लें, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। जैसे भी सिंप्लीफाई कर लोगे -3/16 आ गया। आगे एलसीएम ले लोगे, mr²/2 और ये घटाओगे 16 - 3 13/32 आ जाएगा। किसी कोई कन्फ्यूजन बता देगा। मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क था। बाय द वे सपोज अगर वैसे लेके मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क में से r/2 को हटा दिएगा, अगर बाय द वे r/2 को रख दिया जाता तो कितना आंसर निकाल लेते आप लोग, जहाँ पे माइनस आ रहा था सारे जगहों पे क्या हो जाता हमारा। तो वो भी आप होमवर्क ग्रुप में कर लेंगे। आपके प्रीवियस ईयर में तो रिमूव वाला केस ही पूछा गया, बट आपको रखने वाला केस भी कभी भी पूछा जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया वो लोगों को? जिनको अभी भी कोई दिक्कत चल रही तो बता देगा। तो देखेंगे इसी में तो क्या बोला जा रहा है, एक दूसरा केस देखेंगे। हाँ वो जोड़ दोगे तुम, अगर रख देंगे तो वहाँ बीच में प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 19/32 आ जाएगा। दूसरा केस ध्यान से देखोगे। बाय द वे इसी क्वेश्चन में बोले मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क है, मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क है, मास m रेडियस r का एक्चुअल डिस्क है, उसमें से तो r/2 रेडियस का डिस्क कंसेंट्रिकली निकाल लिया गया। कहाँ से निकालेगा इस पर, कंसेंट्रिकली। तो क्या बताएंगे, तो एक्चुअल का तो यहाँ पे लिख दोगे, एक्चुअल तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको रिमूव किया गया तो इसको निगेटिव मानते हो, इसी का यहाँ पे लिख देंगे और दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि पहले जो यहाँ निगेटिव वाले के यहाँ पे निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, कंसेंट्रिक वाले में तो क्या है, तो वहीं पे दोनों का एक्सेस डायरेक्टली उसी का वोट निकल जा रहा।
तो एक बार प्लस वाले का इस एक्सिस का वोट निकालेंगे और एक बार ये माइनस वाले का, दोनों को ऐड कर देंगे। बताइए कितना आ रहा है। ओके, डायरेक्ट जो बोल देंगे आप कितना, तो एक्चुअल वाले का एम आर स्क्वायर बाई टू, और जो रिमूव कर दिया बोलोगे एम डैश आर डैश एम डैश एम डैश एम डैश एम डैश एम डैश एम डैश आर डैश बाई एम डैश आर डैश स्क्वायर बाई टू। जिनको कन्फ्यूजन है बता देगा, आपको पहले क्लास में बता देते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर किसी को दिक्कत आती है, मतलब उसको जोड़ने में दिक्कत आती है, अपने बारे में बता दे रहा है कि उसे जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है, इसलिए उसका आंसर नहीं आ पा रहा। 3 थ्योरम होते हैं, सिमेट्री थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके अलावा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का गेम होता है। मोस्टली जगह पे एडिशन का काम करते हैं, निगेटिव मास वाले में तो सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ जाता है। सिमेट्री थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके अलावा बेसिक तो इन्फॉर्मेशन है कि ये वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। आगे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया हमारे पास, एम आर स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिया, 1 माइनस कितना 1 माइनस 1/16। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, तो कितना आ जा रहा है ये, कॉन्सेंट्रिकली निकाल लिया तो उसका केस भी कर लिया आपने। तो 2-3 क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे आप। रिमूव और होल वाले सिस्टम के लिए 2-3 क्वेश्चन और भी तो मार्केट में है। ये सवाल में क्या दिया आप देखोगे इधर, समझ आ गया साहब। दोनों केस, कौन से केस में ज़्यादा मजा आया, कॉन्सेंट्रिक वाले में। क्यों, जिसमें मज़ा नहीं सजा आता उसमें तो आपको अच्छा होना चाहिए, वो तो तुम्हारे काम के लिए है। मज़ा वाला ज़्यादा यूज का नहीं है। बोले कम से कम ट्रांसफ़र तो करवाएगा ही। मे भी कंसेंट्रिकली वाले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बट जो है कि जिसमें कम इफर्ट लगाना पड़ रहा है तो वो काम का नहीं होता है। तो आपको समझ आ गया कि अगर यहाँ से निकालते हैं तो पहले इसका वोट निकालते हैं और फिर क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर यही क्या करेंगे, अगर कंसेंट्रिकली निकालते हैं मतलब ये डी की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो जस्ट दोनों का एक बार प्लस का एक्चुअल एक्सिस का वोट और दूसरा माइनस का, और रख कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस बार दिया जा रहा है, देख लिया ऊपर सवाल क्या दिया जा रहा है, ऊपर देगा कि एक्चुअल डिस्क का मास ही दिया हुआ, देगा इधर एक्चुअल डिस्क का मास 9m दिया हुआ है। एक्चुअल डिस्क का मास कितना दिया हुआ, और रेडियस कितना दिया हुआ, तो रेडियस r दिया हुआ। एक्चुअल डिस्क का मास 9m रेडियस। अब क्या बोला, उससे r/3 रेडियस का डिस्क हटा लिया गया। तो पहले तो बताओ कितना मास निकल गया, r/3 रेडियस का डिस्क हटा दिया गया, r/3 रेडियस का डिस्क हटा दिया गया, r/3 रिमूव्ड, r/3 रेडियस का r/3 रेडियस का डिस्क हटा दिया। तो कितना मास निकाल लिया, कितना मास निकाल लिया, पहले तो मास कर लेगा अपना। r/3 रेडियस का डिस्क हटाएंगे तो कितना मास है, हटाएंगे पहले तो ये काम कर ले। क्या दिया हुआ, r रेडियस का मास कितना दिया हुआ, 9m दिया हुआ। r रेडियस का मास कितना दिया हुआ, तो यूनिटरी मेथड से कर लेंगे आप। 9 पाई r स्क्वायर का मास, पाई r स्क्वायर का मास 9m, तो यूनिट का कितना मास, तो कितना पाई r स्क्वायर बाई 9m बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाई 9 कर ले। कितना आ गया हमारे पास, तो m डैश वैल्यू m आ गया। जो रिमूव किया उसका मास इतना हो गया हमारा, तो m डैश की वैल्यू m आ गया। वैसे जहाँ पे क्वेश्चन था वहाँ पे तो लिखा हुआ था ये, वैसे आपको करवा लिया गया, बट ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ था कि 9m में रेडियस r का डिस्क है, उसमें से कितना हटा लिया गया, मास m रेडियस r/3 का डिस्क हटा दिया गया। मास m रेडियस r/3 का डिस्क हटा दिया गया। ऊपर देगा अब, तो फिर से तो सवाल क्या है, तो रिमूव करने के बाद जो सिस्टम बन गया
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एक्चुअल सेंटर का अबाउट। एक्चुअल सेंटर का अबाउट रिमूव करने के बाद जो सिस्टम बन गया उसका निकालना एक्चुअल सेंटर का अबाउट। रिमूव करने के बाद जो सिस्टम बन गया उसी का निकालना होता है। रिमूवल के बाद सिस्टम बन जाएगा, कैसा सिस्टम देखने में मिल रहेगा? ओके, रिमूवल के बाद जो सिस्टम बन गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। समझ आएगी बात? रिमूवल के बाद मतलब यहाँ पे होल रहेगा ऐसा सिस्टम को है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल का अबाउट। क्या लिखेंगे इसके पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्चुअल, येलो वाला जो एक्चुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख देंगे, और उसके अलावा इसका जो निगेटिव वाले का यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और जो आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा। तो लोग बोल रहे हैं कितना 4mr², कुछ लोग बोल रहे हैं, देख लेते, वेरीफाई कर लेते हैं। 4mr² से ऊपर देंगे कितना है 9m इंटू r²/2, ये इतना आ गया, हाँ है नहीं, प्लस इसका यहाँ पे तो कितना आएगा, तो m इंटू r²/9 इंटू नीचे 2 भी रहेगा, m'(r'²/2 माइनस, तो m' के जगह पे माइनस m इंटू डी की जगह पे देख लो यहाँ डी, तो डेट r/3 इधर है तो बीच वाले कितना होगा 2r/3, तो 4r²/9। किसी के लिए दिक्कत है बताएगा? तो रिमेनिंग क्या है, mr² कॉमन आउट कर लेंगे, mr²/2 कॉमन आउट है, 9 यहाँ पर रह गया, या mr² ही कॉमन लें सिर्फ, 2 यहाँ पे तो रहने दें, 9/2 माइनस 1/18 माइनस 4/9, mr² ही सिर्फ कॉमन लिया, हाँ साहब क्या प्रॉब्लम है आपको? तो करने दीजिए ना उसको। mr² कॉमन ले लोगे, 9/2 माइनस क्या कर लेंगे, मैग्नीफाई कर लेंगे इसे, इधर में सोल्व कर सकते हो तुम, जैसे मर्जी वैसे कर लेंगे। 1/18, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितने बन जाएंगे हमारे, 9/2 माइनस ये भी 1/18 और यहाँ भी 1/18 आ गया, तो -5 नीचे 18 कॉमन एलसीएम ले लोगे, -9/18, ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, तो -9 आ गया, और नीचे कितना है तो 18 है, तो -9/18 mr²। 9/18 कितना हो गया, 1/2 हो गया, कितना हो गया 9/2 माइनस 1/2 डेट विल बी तो 4mr² आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये। इसी केस में जल्दी से कर लेगा, कंसेंट्रिकली निकाला गया, यही केस को तो कंसेंट्रिकली वाले केस में कर लेगा, कंसेंट्रिक सिस्टम से। यही केस में क्या यूज करना, तो अगर बोले कि 9m रेडियस r में से तो मास m रेडियस r/3 का कंसेंट्रिकली रिमूव कर दिया गया, कंसेंट्रिकली रिमूव कर दिया गया, तो कितना आंसर आ रहा है, $79। Anybody else? कंसेंट्रिकली में देख लेंगे क्या करना है आपको, एक्चुअल डिस्क है, यहाँ से तो रिमूव करिए कंसेंट्रिकली, r मास m रेडियस r/3 का, तो एक्चुअल कितना लिख लोगे तुम, एक्चुअल के लिए तो mr² 9m r²/2 माइनस m इंटू r²/9
बाई टू, कॉमन ले लोगे, एम आर स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लोगे, 9 माइनस 1/9, कैंसिल आउट कर लोगे, क्लियर हो गया वो लोगों को। दो पॉसिबिलिटी बनती है, बाकी पॉसिबिलिटी कहीं से भी बनाया जा सकता है। एक साइड से निकालने की पॉसिबिलिटी, एक कहाँ से कंसेंट्रिकली निकाल लिएगा, कहीं से भी निकालने के लिए बोल सकते, जहाँ से निकालने बोलेंगे तो क्या कर लोगे, डिपेंड करता है अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से या तो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो क्या कर लेंगे, ICM प्लस MD² और कंसेंट्रिक एलिमेंट D0 हो गया। समझ आ गई बात। मैं बोलना ये चाहता हूँ कहीं से भी रिमूवल किया जा सकता है। करना क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। बाकी दो पॉसिबिलिटी जो है यूजुअली हमारे देखने को मिलते हैं किताबों में। बाकी कहीं से भी, तो बकल को बोल दिया कि यहाँ से निकालना, तो ज्योमेट्री से हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो फाइंड आउट हो जाएगा। ज्योमेट्री से सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता हो गया, यहाँ पता कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे यहाँ पे, तो ट्रांसफर कर देंगे। अभी तक हमने क्या किया, एक जो दिखाया था डायग्राम में, तो कहाँ से, तो ऐसे निकाला था, यहाँ साइड से निकाला गया था या कंसेंट्रिकली निकाला गया था, कहीं से भी निकाला जा सकता है। करना क्या होगा, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया था कि निगेटिव मास में करते ही क्या है, तो कभी भी निकालते नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव में जितना साइज का निकालना उतना ही साइज का निगेटिव मास तो सुप्रीम पोज कर देते हैं, उतना ही साइज का निगेटिव मास क्या कर देते हैं, सुप्रीम पोज कर देते हैं। वन मोर केस, तो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए लिख देंगे, आप घर पे करेंगे जा करके। अब जो है बस इतना दिया, मास m और रेडियस r का डिस्क में से r/3 का निकाल लिया गया, एक बार कहाँ से, तो साइड से, और एक बार कंसेंट्रिकली। तो इन दोनों केस के लिए तो होमवर्क रूप में कर लेंगे आप। मास m रेडियस r में से r/3 एंड मास m/9 का रिमूव कर लिया गया। निकाल लोगे ना, बड़े का दिया रहेगा, छोटे का दिया भी हो सकता है, निकालना भी पड़ सकता है। बड़े का दे दिया तो छोटे का बस रेडियस देगा, अगर मास भी दे दिया तो आपको मदद कर दिया, मदद ये कर दिया, या मान लेता है कि तुम कर लोगे काम। तो एक्चुअल डिस्क कितने का, मास m रेडियस r का, उसमें से कितने का निकाल लिया, r/3 का निकाल लिया, तो कितना मास निकल गया, m/9 निकल गया। तो रिमूव करने के बाद जो सिस्टम बच गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक बार यहाँ पे कर लोगे और दूसरा कहाँ से निकालेगा यही प्रोसेस को, तो कंसेंट्रिकली निकाल लेंगे, उसके इसके लिए आइडेंटिफाई कर लेंगे जाकर आप। यही मास m रेडियस r में से कहाँ से निकाल लिया गया, कंसेंट्रिकली निकाल लिया गया। r/3 रेडियस का क्या कर दिया, कंसेंट्रिकली निकाल लेगा, तो इसी का वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिमूव करने के बाद का सिस्टम का निकालना, रिमूवल के बाद का सिस्टम का फाइंड आउट करना। क्लियर हो गया लोगों को। तो दो और जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। होल वाले सिस्टम के लिए जहाँ पे जरूरत पड़ेगी कर लोगे तुम। बाकी ये तो आइदर इंटीग्रेशन से या वैसे इस केस के लिए तुम कर लोगे, सी ऊपर देंगे। अगर बोले क्या, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ, एक रेडियस ए का, रेडियस ए का डिस्क है, क्या हमारा रेडियस ए का डिस्क है, उसका कितना होता है एक्चुअल सेंटर का अबाउट, एक्चुअल सेंटर का अबाउट ma²/2। एक्चुअल डिस्क है रेडियस ए का, तो कितना होगा एक्चुअल सेंटर का अबाउट ma²/2। मास m और रेडियस ए का, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा ma²/2। अब दिया ऐसे देखेंगे लोग, ये डिस्क जो है ऐसा डिस्क है, अनलर डिस्क बोलते, क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला रेडियस b है, बाहर वाला रेडियस कितना है, रिंग में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसको डिस्क बोलेंगे। बीच में खाली है, ऐसे ही दिया हो, यहीं से स्टार्ट किया गया,
होल वोल नहीं बनाया गया। स्टार्ट ही किया, बोला गया यहाँ से, और मास इसी का कितना दिया हुआ, m दिया हुआ। इसी का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। लेफ्ट ओवर नहीं, बोला कि अनलर डिस्क ही है, क्या है, अनलर डिस्क ही है। अंदर का रेडियस a और बाहर का रेडियस, और बाहर का रेडियस a, अंदर का रेडियस b, ऐसा ही है। इसी का मास दिया हुआ, होल वोल का सिस्टम नहीं है। होल वाला प्रोसेस से भी कोई इमेजिन करता है, वहाँ से भी आंसर निकाल सकता है, बट हम लोग इंटीग्रेट करके यूज करते हैं या डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। कुछ किताबों में क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे दिया हुआ डिस्क का इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस कितना है, a है। अनलर डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बोला जाएगा x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। ये इसका अबाउट क्या पता करें आप, येलो वाला सेंटर का अबाउट। ये जो कैपिटल मास है किसका, पूरे का ही है, जो फ्रेम दिया उसी का है, ये पूरा जो सिस्टम दिया उसी का मास दिया हुआ है। रिमूव वाला सिस्टम नहीं है, रिमूव वाला सिस्टम से भी आंसर आ जाएगा, बट हम लोग वहाँ से जाएंगे नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट, आई की वैल्यू m/2a²। स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देंगे, डेट विल गिव यू आंसर। R1 R2 लिखा जा सकता है, A एंड B लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो भी दिया वो कर लेंगे आप। हाँ जी, इंटीग्रेट करेंगे तो इतना ही आएगा, या अगर रिमूवल वाला सिस्टम से भी करते हैं इधर उधर से, तो अगर सही से करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, एक डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लेंगे और क्या करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इतना ही आएगा। मास m और आउटर रेडियस a और इनर रेडियस b, अल्टीमेटली इतना आएगा। इंटीग्रेट करके निकालेंगे इतना ही आ जाएगा। अगर रिमूवल वाला सिस्टम से करोगे तो उससे लंबा पड़ेगा, आंसर इतना ही आ जाएगा, आंसर इतना ही आएगा। इंटीग्रेट करोगे तो पहले क्या आएगा, b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 आएगा ऊपर में, और नीचे में b² माइनस a²। b का पावर 4 है, a का पावर -4 का जब तोड़ोगे तो a² प्लस b², a² माइनस b², ऊपर नीचे कटने के बाद इतना ही आ जाएगा। उसमें जाएंगे नहीं, हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए कि आउटर रेडियस a और इनर रेडियस b है, तो डिस्क में तो इतना आंसर आता है हमारा। क्लियर बात हो गई होगी। कुछ किताबों में तो r एंड 2r देकर पूछा हुआ, मैनेज कर लो। अब बाकी इस एक्सिस के अबाउट तब क्या करेंगे हम लोग, तो ये वाला एक्सिस में कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अनलर डिस्क का डायमीटर का अबाउट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो डेट विल m/4a² प्लस b², कितना आ जाएगा, m/4a² प्लस b², m/4a² प्लस b²। आई डेस्क की वैल्यू m/4a² प्लस b²। सी ऊपर देंगे, हेडिंग टैग ऊपर देंगे। क्या हमारे सेमी सर्कुलर डिस्क, क्या ये सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का वोट निकालना। मास m का सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास m रेडियस r का सेमी सर्कुलर डिस्क है, किसका वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना में, सेंटर ऑफ मास का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। बताएंगे साहब कितना आएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का वोट, मास m रेडियस r दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। m r² बाई
एम आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें आज पता है, सी ऊपर देखेंगे, इस एक्स के वोट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। डिस्क का इस एक्स के वोट कितना होता है हमारा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर बात है। ये आईसीएम नहीं है, आईसीएम यहाँ पे है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है। क्लियर बात। तो हमें क्या करना, तो फार्मूला लगाएंगे, इसका वोट हमें निकालना है, जो भी अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, आईसीएम हमें पता है, थोड़ी देर के लिए मान लें, और इसका वोट निकालना होता है, दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, इसका वोट जो वैल्यू होगी, इसका वोट जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। इन दोनों में रिलेशन आपको पता होगा, इसका वोट, इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, इन दोनों एक्सिस में यहाँ पे आई मान ले, तो आई और आईसीएम में क्या रिलेशन होता है, एम डी स्क्वायर। अब हमें क्या पता था, आज आई पता है, आई पता और आईसीएम निकल के आ जाएगा। आई पता है एम आर स्क्वायर बाई 2, आईसीएम निकालना है प्लस एम डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी, यहाँ और यहाँ डी की वैल्यू कितनी, तो डी का वैल्यू कितना होता है, ये 4r बाई, जो भी आगे सिंप्लीफाई कर लोगे, एम आर स्क्वायर कॉमन हो जाए 1/2 माइनस 16/9 पाई स्क्वायर। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, बता देगा। कैसे, एक केस को किसके लिए कर लोगे तुम, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कर लोगे, मास एम रेडियस आर का सेमी सर्कुलर, तो बाहर है सेमी सर्कुलर रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग मास एम रेडियस आर का, मास एम रेडियस आर का रिंग, मास एम रेडियस आर का रिंग। कितना आंसर, हमें जो है सेंटर ऑफ मास का वोट तो निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा, ये इसका वोट आई मान लेते, दोनों में क्या रिलेशन, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। यहाँ से क्या पता हमें, आई पता है एम आर स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर कर लोगे, डी की वैल्यू कितना, आई सी एम की वैल्यू निकल के आ गई। और डिस्क के जैसे ही क्या बताते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर डिस्क को ये तो क्या कर देंगे आप, मल्टीपल डिस्क को कंसेंट्रिकली तो प्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाता है हमारा सॉलिड सिलेंडर बन जाता। ऊपर देख लेगा, सॉलिड सिलेंडर में तो इसका वोट कितना बता दिया गया था, एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना बता दिया गया था, सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई बताया गया ना। सॉलिड सिलेंडर मास में रेडियस आर का है, तो कितना बताया गया। बाकी अब सॉलिड सिलेंडर के लिए देख लेंगे, इसी ऊपर देखेंगे,
ये इसकी लेंथ भी दिया हुआ, लंबाई एल है और रेडियस कितना है आर है, लंबाई एल और रेडियस आर। इस एक्सिस कोड हर एक को याद हो गया। बाकी एक दूसरा ये एक्सिस बोलता है लेंथ को काटने वाली एक्सिस। सिलेंडर में ये वाला एक्सिस कोड पूछा जाता है, ये वाला एक्सिस। कुछ नहीं समझ में आई बात? मास एम, रेडियस आर और लेंथ एल का क्या हमारा सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर को ये वाला एक्सिस कोड पूछा जा रहा है। ये वाला एक्सिस में कितना होता है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हमारा कौन सा एक्सिस में पूछा गया? तो सिलेंडर को परपेंडिकुलरली तो बाइसेक्ट करने वाली, सिलेंडर के लेंथ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली एक्सिस का अबाउट तो डेट विल एम एल स्क्वायर बाई तो 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। ये फार्मूला से आता है, या अगर आप समझना चाहेंगे तो समझा देता हूँ। बाकी जो है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला यूज करना है इसे। सिलेंडर के लिए वैल्यू से याद हो गया? कौन सा एक्सिस कोड निकाला गया? लेंथ को क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। इस एक्सिस का कोड कितना होता था? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। देख लेंगे यहाँ पे नहीं, हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में तो फार्मूला ही पढ़ना है। बाकी इनका जो है तो एक तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन से होता है, दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं? सिमेट्री यूज करते हैं। वो देख लोगे, सिमेट्री समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन की हमें जरूरत नहीं है, या तो हमें फार्मूला चाहिए या सिमेट्री का एक्सप्लेनेशन जो है तो आप समझ सकते हैं। सिमेट्री वाला एक्सप्लेनेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए तो ऐसे ही निकाला जाता है। सुनेगा कैसे निकालते हैं हम लोग? ये सिलेंडर है, सिलेंडर में एक तो थिकनेस है और एक क्या हमारा लेंथ है। एक बार इसकी थिकनेस को 0 कर दो तो क्या बन जाएगा? ये तो मास एम है, लेंथ एल का रॉड बन जाएगा। तो मास एम, लेंथ एल का रॉड बन गया तो कितना हो गया इस एक्सिस में? एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? इसमें 2 डायमेंशन है, एक तो लंबाई है, दूसरा क्या है? थिकनेस है। एक बार थिकनेस को 0 कर दिया तो डंडा बन गया। डंडा कितना होता है उस एक्सिस में? उस एक्सिस में डंडा के एम एल स्क्वायर बाई 12। अब दूसरा क्या करेंगे? तो लेंथ को कम लेगा, लेंथ को क्या करेंगे तो 0 कर देंगे। दोनों तरफ से क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये डिस्क बन जाएगा। और ये एक्सिस डिस्क का क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। तो उसका वोट कितना होता है? तो उस एक्सिस का वोट इस सिस्टम का निकालना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के जाएगा। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम लोग ऐसे ही करते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट ये फार्मूला यूटिलाइज करना है। आगे हेडिंग डाल देंगे टॉर्क। क्या बताया टॉर्क का? क्या क्या नाम दिया था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको समझा दिया गया। तो ये अभी स्टार्ट हो गया, अब कहीं भी इसका एप्लीकेशन होता ही रहेगा। आगे कहीं भी तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब नोन हो गया। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें जरूरत पड़ती रहेगी। बाकी जो है तो कुछ और एग्जांपल आगे ले लेंगे, बट ये आगे हम लोग मूव करते हैं। टॉर्क में टॉर्क के बारे में नाम दिया था, क्या था? एक्सियल फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर जो है आर क्रॉस एफ। क्या? आर क्रॉस एफ, ट्विस्टिंग फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, आर क्रॉस एफ, एक्सियल वेक्टर। क्या बताया था? एक्सियल वेक्टर। क्यों एक्सियल वेक्टर नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। डायरेक्शन कितना होता है? अलॉन्ग द एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अब एक्सिस के अलॉन्ग जिनके भी डायरेक्शन होता है, या तो क्या होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। बताया था कि पैदा कौन करता है टॉर्क को? फोर्स। जहाँ भी फोर्स रहेगा तो क्या उससे एसोसिएटेड रहेगा? टॉर्क एसोसिएटेड रहेगा। जब भी फोर्स रहेगा तो टॉर्क एसोसिएशन में होता है, पावर एसोसिएशन में होता है, वर्क डन वहाँ पे होता ही होता है। जब भी फोर्स रहेगा तो क्या क्या पैदा करता है? फोर्स जो है पावर देता है, वर्क डन देता है, टॉर्क देता है। अब जो डिपेंड करता है हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं? टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सियल वेक्टर। क्या वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग। एक कारण तो ये कि एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होता है, दूसरा कारण क्या है? तो मेजर भी करते हैं किसी पॉइंट का वोट या एक्सिस का वोट। मेजर भी किसका वोट करते हैं इसको? तो किसी पॉइंट का वोट मेजर करेंगे या किसी एक्सिस का वोट मेजर करेंगे।
फिर से ये बताया था कि फिजिक्स में तो जो भी मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये डेली लाइफ में अब यूज है। याद है वो सूडो फोर्स, कभी एक्सपीरियंस करा? पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस करा? अच्छा लगा? अरे सही में हो रहा है, एक्सपीरियंस हुआ ना। तो जो अभी पढ़ रहे हैं आप तो डेली लाइफ में यूज होता है। क्या होता है? डेली लाइफ में यूज होता है। खड़े हो जाओगे बेटा आप। हाँ जी, आप बैग को इधर दे दें। हाँ, दरवाजे को ना आप बंद करें, देखेंगे बाकी लोग। हाँ, ये देखें, दरवाजे को बंद किया। ये जो क्या लगाना पड़ा इसके लिए? पहले फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या डेवलप किया? रोटेशन डेवलप किया। वो फोर्स क्या डेवलप किया? रोटेशन डेवलप किया। बात नहीं क्लियर हुई? उन्होंने पहले क्या लगाया? फोर्स नहीं लगता, लगाते तो रोटेशन डेवलप होता क्या? तो टॉर्क के लिए जन्म कौन देता? टॉर्क को। टॉर्क को जन्म देने वाला कौन है? फोर्स। बात क्लियर हो गई? जैसे वो फोर्स लगाएंगे, कुछ फोर्सेज जो होंगे, कुछ फोर्सेज क्या करते हैं? तो टॉर्क देते हैं, रोटेशन काउज करते हैं। और कुछ फोर्सेज रोटेशन काउज नहीं करेंगे। जैसे जो है ना, हिंज पे फोर्स लगा के देखो, तुम वहां जाओ, हिंज को खींचने की कोशिश करो, हिंज पे। हाँ, वहां से खींच पा रहे हैं क्या? वहां फोर्स तो लगा रहे हैं। जितना फोर्स इधर लगाया उतना ही लगा के दिखाओ। वहां ऐसा थोड़ा बंद करके फिर वहां फोर्स लगा, बंद करके भी फोर्स लगा के देख लो। बंद करके अब वहां से फोर्स लगा के देखें। तो वो जो फोर्स है वो भी फोर्स है, बट वो रोटेशन पैदा नहीं कर रहा। वो रोटेशन पैदा नहीं कर रहा। अब फिर से उस दरवाजे खोलोगे। हाँ जी, खोला एक बार, वहां से तो पुल करो, बंद करने की कोशिश करो। हाँ, ये गुड। दिखाइए कि क्या करा, टॉर्क डेवलप किया। अब जो है ना कि फिर से बंद करो, और तुमने सेंटर पे फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करो, सेंटर से, दरवाजे के सेंटर से। हाँ, यहाँ से ऊपर से ऊपर से ऊपर से खींचो। देखो उतना ही फोर्स लगा रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें ये पता है कि घुमाने के लिए उतना ही फोर्स, उतना ही टॉर्क चाहिए। उस एक्सिस के बाद रोटेशन काउज करने के लिए उतना ही टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ आपने देखा था। तो आर कम हो गया तो फोर्स क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। टॉर्क सेम डेवलप करें, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 होगी तो कितना हो जाएगा? आर इंटू एफ। वेक्टर में पढ़ा रखा है। अगर थीटा 90 है तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इंटू एफ। मैक्सिमम वैल्यू आर इंटू एफ। तो अगर हमें टॉर्क उतना ही चाहिए तो आर इंटू एफ का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। आर इंटू एफ का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। अब कॉन्स्टेंट होगा तो क्या कहेंगे आप? अगर आर कम करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर कम करेंगे तो एफ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ गया होगा लोगों को? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। और जो है दरवाजा को तो आप देख लें, अगर आप बाच आउट करते हैं तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, चलो इस पे तुम फोर्स लगा के देखो। ये तुम अपना बैग लो, हमसे खींचो। ये खींच रहे हैं, देखेंगे इधर, जैसे ये ऐसा देखेंगे, खींचो नीचे की तरफ, खींचो नीचे की तरफ खींच रहे हैं। मेरा हाथ किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? ये फोर्स जो लग रहा है तो कैसे घुमाया जा रहा है? ये फोर्स जो है टॉर्क पैदा कर रहा है। खींचो खींचो तुम, ये खींच रहे हैं। जैसे तुम फोर्स लगा तो क्या करता है? किसी एक्सिस का बोर्ड क्या पैदा कर रहा है? वो टॉर्क पैदा कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो क्या पैदा करेगा? और टॉर्क जो पैदा करेगा तो दिख जाएगा आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सीधे दिख जाएगा। इसी ऊपर देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने दिखाया था कि ये क्या है, तो अभी हैंड में मैं पकड़ा हुआ, यहाँ पे बैग था, यहाँ पे क्या था? ये बैग था। तो बैग का वैसे ही वेट लग रहा था, वैसे ही क्या लग रहा था, और उन्होंने पुल किया नीचे की तरफ, और भी फोर्स लगा किधर नीचे पुल किया। तो ये जो है, ये जो इसका वेट, आइदर ही वेट ले लें या जो फोर्स लगा रहे हो, जो जिस फोर्स से क्या कर रहे थे वो खींच रहे थे, तो वो जो फोर्स देखोगे इसका वोट अगर हमें टॉर्क डिसीजन करना है, जो वेट लग रहा है उसका टॉर्क इस एक्सिस का वोट अगर डिसीजन करना है, जो वेट लग रहा है उसका टॉर्क इस एक्सिस का वोट डिस्कशन करना है। डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो फोर्स है इस एक्सिस का वोट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये जो फोर्स है इस एक्सिस का वोट किधर घुमा रहा है? फोर्स ही टॉर्क पैदा करता है। और फोर्स कैसे टॉर्क पैदा करता है? घुमा करके टॉर्क पैदा करता है। तो ये किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज घुमा रहा तो डेफिनेटली बोलेंगे mg का जो टॉर्क होगा उसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्टली क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज टॉर्क बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप? माइनस के कैप। टॉर्क या तो क्लॉकवाइज बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप? माइनस के कैप बोलेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। बस इतना ही करना है, घुमाने का डायरेक्शन देखना है, वहाँ से आपको क्या पता चलेगा? टॉर्क का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद होगा लोगों को, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आगे उसका एनालिसिस कर लेते हैं, बट डायरेक्शन के लिए तो डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है वो? तो एक्सिस का बोर्ड किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है या क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या कर लोगे? माइनस के कैप। और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्लस के कैप। खत्म हुई बात डायरेक्शन के बारे में। फोर्स ही घुमाएगा, फोर्स ही टॉर्क बनाएगा। अब फोर्स टॉर्क बनाएगा तो क्या दिखेगा तुम्हें? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। तो क्लॉकवाइज घूम रहा तो क्या बताएंगे? डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। या वेक्टर में लिखना होगा तो माइनस के कैप। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे या क्या कहेंगे आप? प्लस के कैप। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमारे देश में चलता है, समझ आई बात नहीं है। बट MKS यूनिट में क्या चलता है? तो माइनस के कैप या प्लस के कैप। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप बोल रहे हैं या दूसरा क्या बोल रहे हैं आप? माइनस के कैप प्लस के कैप। क्लियर हो गया होगा लोगों को डायरेक्शन के बारे में? जितने भी फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स था तो उनका डायरेक्शन देख लिया। ये होता है क्या? एक एक्सिस होता है और क्या होता है हमारा? फोर्स होते हैं। ये एक्सिस है और यहाँ पे वेरियस फोर्स लग रहे हैं। ये एक्सिस है और मान लो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये वेरियस फोर्स लग रहे हैं। ऊपर देगा ये ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, 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 ऐसे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं इन पे। 4 फोर्स दिखाएगा, ऊपर देखता रहेगा, बस डायरेक्शन देखना है आपको। हमें किसका वोट निकालना है? किसका वोट निकालना है? जो है सेंटर दिख रहा है, येलो वाला सेंटर दिख रहा है, किसका वोट हमारा निकालना है? किसका वोट हमें निकालना है? टॉर्क है, देखिए इधर ये वाला एक्सिस का वोट निकालना है। ये वाला फोर्स किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किधर घुमा रहा है? और ये वाला किधर घुमा रहा है? ये वाला ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका और इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसी वाला ऑब्जेक्ट को ये जो फोर्स लगा रहा है किधर घुमा रहा है? या तो आपको देखें आंखों से, नहीं दिखता तो क्या कर लें? फोर्स का जो एरो का डायरेक्शन है उसको तो आप सर्किल के तो सरकमफ्रेंस पे डाल दो, ऐसे अपने आप दिख जाएगा। तो इसमें कौन सा एरो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, कौन सा क्लॉकवाइज दिख रहा है? F1 और F3। तो ये F2 एंड F4 क्लॉकवाइज दिख रहा है। और F1 एंड F3 क्या दिख रहा है हमारा? F1 एंड F3 एंटी क्लॉकवाइज एंड F2 एंड F4 क्लॉकवाइज दिख रहा है। F2 एंड F4 क्लॉकवाइज दिख रहा है। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा? टॉर्क का डायरेक्शन सिर्फ आपको फोर्स को देख लेंगे, फोर्स जिस पॉइंट का वो टॉर्क ले रहे हैं उसके वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क ही हो गया या माइनस के कैप? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है बता देगा? मैग्नीट्यूड में चर्चा करते हैं, डायरेक्शन में तो ये चलेगा। क्लॉकवाइज के लिए तो माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और निकालते कैसे हम लोग? या तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे टाउ इक्वल टू कितना, या तो यहाँ से स्टार्ट करें। टॉर्क यहाँ तो पहली पिछली क्लास में तो यूज कर लिया था हमने। एक्सियल वेक्टर टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड, ये क्या है? तो वेक्टर इक्वेशन है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ, इसमें डायरेक्शन भी लिखा हुआ। ये जो वेक्टर में आपको पढ़ाया गया था कि कोई फोर्स लिख रहा तो जो जिस पॉइंट पे निकालना है उसका वो आर मेजर कर लो और एफ मेजर कर लो। जल्दी से एक भी काम कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ भी जल्दी से कर ही लें आप। सवाल दिया जा रहा है कि क्या था? एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक दूसरे साल ये भी सवाल पूछा हो रहा था, क्या क्या है? कोई फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स की वैल्यू दिया हुआ I प्लस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के, I प्लस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के। ये फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट का वोट निकालना है।
ये फोर्स एफ लग रहा है, ये फोर्स एफ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, और इस फोर्स का टॉर्क इसका वोट निकालना। फार्मूला क्या होता हमारा, आर, आर कैसे बनाए ऊपर देगा, आर ये दिया रहेगा कि किस पॉइंट पे लग रहा है, या तो डायरेक्टली आर वेक्टर दिया रहेगा, या दूसरा क्या दिया रहेगा, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स दिया रहेगा 2 3 4 इस पे फोर्स लग रहा है, और किसका वोट निकालना, तो कुछ और ये दिया रहेगा इस पॉइंट का वोट निकालो, इस पॉइंट का वोट निकालो, दिया हुआ रहेगा। समझ नहीं आई बात, या तो आर डायरेक्टली दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे आप, आर क्रॉस एफ कर लोगे, आर क्रॉस एफ कर लोगे। ये 9th क्लास का है तो इन्फॉर्मेशन है कि आर दिया हुआ एफ दिया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो टॉर्क निकल का जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप्स यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जितने बार क्वेश्चन भी आए हैं तो 50% केसेज में तो उन्होंने आर मेजर करवाया कि तुम्हें आर मेजर करना आता नहीं आता। तो आज आर मेजर कैसे करते हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जिस तो पॉइंट का वोट निकालना, दोनों का कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जिसका वोट निकालना है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इन दोनों को माइनस कर लोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, आर वेक्टर बन जाएगा। समझ आई बात नहीं है, आर वेक्टर कैसे बनाते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है और जिस एक्सिस का वोट निकालना, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आर वेक्टर बन जाएगा। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या बनाओगे, 2 में से तो ये घटाओगे तो क्या बन जाएगा, गोड 3i कैप प्लस जे कैप प्लस आर बन गया, एफ बन गया, आर क्रॉस एफ कर लेंगे, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी -11i cap minus तो डब्ल्यू टाउ की वैल्यू आर एंड एफ आइदर वे में, या तो आई जे के डायरेक्ट लिख लो, यादों को लोगों गुना करने के लिए बताया था +i -0 तो डायरेक्टली कर लो, या 2 वर्टिकल लाइन खींच कर कर लो, जैसी मर्जी वैसे कर लें आप। पहले आर बाद में क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, और क्या बताया था, तो प्लस आई माइनस जे और प्लस के, ऐसा जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमने काम किया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखा जाता है कि आर कैसे मेजर करते हैं, उसमें गलत हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। एक तो डिफिनेशन कि आर क्रॉस एफ होता, दूसरा क्या, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा उस पॉइंट में से जिस एक्सिस को निकालना उसको माइनस करते हैं, आर बना दोगे। ओके बहुत आसान है। आई कैप में क्या होगा, तो आई कैप को हटा देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, ये 3 हो गया और इसको गुना 14 3 माइनस 14 दैट विल बी 11 आ जाएगा, -11 दैट विल बी 3 माइनस 14 माइनस जे कैप के लिए 9 minus ये वाला 3 3s are 9 इसको इससे गुना करेंगे 9 और इसको इससे गुना करेंगे 7 तो दैट विल बी तो 9 माइनस यहाँ से +2 और फिर माइनस तो दैट विल बी 9 माइनस 7 और के कैप के लिए तो ये 6 minus तो दैट विल 6 माइनस 1 तो दैट विल -11 आई कैप -11 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप डाटो टॉर्क की भाई मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो टॉर्क का ये पूरा वेक्टर आ गया, टॉर्क पूरा वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आप जानते हो। ऑलमोस्ट जो आता है हर एक साल इस पे क्वेश्चंस हैं, तुम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ जगहों पर आर डायरेक्टली दिया हुआ, वैसे इंश्योर करेंगे आर क्रॉस एफ ही यूज करते हैं। यहाँ से तो डायरेक्शन भी निकल जाता है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो जाता है। बाकी हम लोग डायरेक्शन को अलग से पढ़ दिया और मैग्नीट्यूड को अलग से पढ़ दिया। आर क्रॉस एफ देख लो क्या था मैग्नीट्यूड के लिए, तो आर क्रॉस एफ ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर को छोड़ो, डायरेक्शन अलग से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं हम लोग, आर एफ साइन डेटा, ऊपर में आर क्रॉस एफ लिखा हुआ, टाउ इक्वल टू कितना लिखा हुआ आर क्रॉस एफ, उसमें क्या लिखा हुआ मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ, डायरेक्शन लिखा हुआ, अलग से सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ोगे तो डाट लो आर एफ साइन डेटा, और डायरेक्शन वहां से निकालेंगे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखा था। या आई जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का नियम पता होगा आपको, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और जे क्रॉस के आई होता है, आई जे के के आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, वहां से डायरेक्शन पता कर लोगे, याद होगा लोगों को। आई क्रॉस जे क्या होता है हमारा, के होता है,
ये सब इन्फॉर्मेशन वेक्टर में पढ़ा दिया गया था, ऑलमोस्ट 3 महीना पहले पढ़ा दिया गया था। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे के आई, तो डायरेक्ट आई क्रॉस जे विल बी प्लस के, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, और इसका उल्टा करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। और ये सब बता दिएगा आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो बराबर होते हैं, बट कैसे होते हैं ये, तो ऐसे होते हैं, उल्टा करके लिखोगे तब बराबर हो जाएंगे, अगर डायरेक्ट बराबर नहीं होंगे ना। कुछ समझ में आया? तो ये सब बताया जा चुका है इसमें, तो फिर से टाइम देने कोई मीनिंग नहीं है। बस मैं एक और लाइन बोल देता हूँ, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, आर एफ साइन थीटा लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? आर एफ साइन थीटा लिख दिया गया। एंड ये आपको ये भी बताया जा चुका है कि क्या होगा हमारे यहाँ पे, जो टॉर्क होगा इन पे और इन पे क्या होता है, इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है। आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और एफ पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये सब बातें भी यूज कर लेंगे आप। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ में तो जो टॉर्क होता है किस पे परपेंडिकुलर होता है, आर पे परपेंडिकुलर, टाउ की तरफ किस पे परपेंडिकुलर होता है, एफ पे परपेंडिकुलर। टाउ डॉट आर 0 होगा, टाउ डॉट एफ क्या होगा हमारा 0 होगा। समझ आ गया होगा लोगों को? टॉर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, बता दिया था वेक्टर में टॉर्क का फार्मूला पढ़ दिया था। यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ेंगे। थीटा एंगल पे निकाल लिया, 0 डिग्री 90 डिग्री पे निकाल लेंगे आप। 0 180 पे, 0 एंड 180 पे कितना हो जाता है ये 0, 90 पे क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है। किसी थीटा एंगल में तो ऊपर से तो आर एफ साइन थीटा मेजर करके निकालेंगे। हाँ जी, हाँ वो सब हो जाएगा ना, तुम्हें याद है ना वेक्टर वाली। हाँ, टाउ डॉट आर, टाउ डॉट एफ, ये सब क्या होगा 0 होगा। 90 डिग्री है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये सब बता रखा हमने। एनसीईआरटी में क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट यहीं पे इंट्रोड्यूस करा है। समझ आई बात नहीं आई? हमने वहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया था और पहले भी जो यूज करा है, तो इतनी बातें तो वहाँ पे से ही तुम्हें याद रखनी थी कि टॉर्क का फार्मूला ये होता है, एक्सियल वेक्टर है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, क्या क्या होते हैं फार्मूले, क्या होते हैं, 0 पे कितना होता है, 180 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। ये सब हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। अब यहाँ पे तो हम लोग मल्टीपल फोर्सेज जब रहेंगे तो वहाँ पे टॉर्क का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ये वाला क्या एक्सप्लेनेशन देता है, थीटा एंगल पे तो यही डायरेक्ट यूज करोगे कि दो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना हमारा है थीटा, तो आर एफ साइन थीटा यूज कर लोगे। क्या यूज कर लेंगे? और 0 का मतलब क्या है, जैसे उन्होंने जब कहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, तो हिंज पे फोर्स लगा रहे थे, तो या तो तुम क्या बोल सकते हो, या तो R0 बोल दोगे। तो R0 हो गए तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 हो गई। R0 हो गए तो किसकी वैल्यू 0 होगी हमारी, तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर बात है ये? या दूसरा ऐसे भी बोलते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना उसी से पास कर जाता है। फोर्स किस पॉइंट से पास कर जाता है, जिस पॉइंट का टॉर्क मेजर करना उसी से पास कर गया, तो उस फोर्स का टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है। डायरेक्ट यूज करेंगे आगे कि अगर जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना है, फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करेंगे, काफ़ी जगह पे यूज आएगा। उन फोर्सेस को क्या नाम से पुकारेंगे, टॉर्कलेस। कैसा फोर्स है वो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, घूम रहा था उसी का अबाउट ना, हिंज का अबाउट घूम रहा था, तो फोर्स उसी पे लगा दोगे, हिंज पे लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 0। तो टॉर्क डेवलप करेगा क्या, नहीं करेगा, तो फोर्स लेकर हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। हाँ जी, हिंज से जहाँ फोर्स लग रहा है। हाँ आप जैसा बोले, हम लोग आगे जो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिलहाल डायरेक्टली बोलें कि क्या होता है, अगर फोर्स जो वहीं से पास कर गया, कहाँ से पास कर गया, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से फोर्स पास कर गया। जिस पॉइंट का अबाउट क्या मेजर कर रहे हैं, टॉर्क, फोर्स कहाँ से पास कर गया, उसी पॉइंट से पास कर गया, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है। कौन पास कर गया, किससे, फोर्स पास कर गया, जिस पॉइंट का वो टॉर्क निकालने वहीं से पास कर गया, तो उस केस में उस फोर्स का टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ऐसा बोला जा रहा है। सी ऊपर देखेंगे, आर एफ साइन थीटा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या तो डायरेक्टली इसी को यूज करोगे, जितने फोर्स रहेंगे सबके लिए मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, या इसी को ध्यान दोगे। दो तरीके से बना लेते हैं, और या तो आर को एक साथ रखें और एफ साइन थीटा को एक साथ क्लब कर दें, तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर यूज करते हैं, या उल्टा आर को साइन थीटा के साथ रख दो और एफ को अलग कर लो, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो जाएगा। तीनों में जानने की जरूरत होती है।
किसी एक से भी तुम पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर ले लो, एफ ले लो और उनके बीच का एंगल ले लो, उनका साइन कर दो, तो डैट विल बी आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। बाय द वे तुम्हें जो ना थीटा किसके बीच का एंगल है, आर एंड एफ के बीच का एंगल है। बाय डिफॉल्ट तुमने ऐसा भी कर लिया, एंगल यहाँ पे गलत चूज कर लोगे तो भी तुम्हारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है ना। कुछ समझ में आई बात? एंगल बता दो, दो वेक्टर में एंगल कैसे चूज करते हैं, दोनों के हेड हेड या टेल टेल में एंगल को एंगल करते हैं। अगर दोनों के हेड हेड या दोनों के टेल टेल नहीं मिल रहे हैं तो कैसे एंगल बोला था, तो दोनों के हेड हेड या टेल टेल मिलाते थे, पैरेलल ट्रांसलेट करते थे, तब बताते थे। लेकिन बाय द वे तुम डिफॉल्ट से क्या ले लिया एंगल, गलत भी ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही करोगे या तो थीटा लोगे या पाई माइनस थीटा लोगे। तो किसी दोनों यहाँ पे चूंकि बराबर होते हैं डिफॉल्ट से तुम्हारा आंसर तो सेम आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाला। समझ आई बात नहीं आई? आर एफ साइन थीटा, या तो आर और एफ और थीटा को तीनों को गुना कर दो, या दूसरा क्या काम करोगे, तो आर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जिस एक्सिस का वोल्ट निकालना, दोनों को ज्वाइन करने से क्या बन गया आर, और जो लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास, लाइन ज्वाइनिंग आर पता चल गया, तो उस लाइन पे क्या ले लें, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें। क्या ले लें, तो या तो ये यूज करें या वन मोर क्या यूज करते हैं, तो हमें जहाँ पे फोर्स पता रहेगा और फोर्स वाली जो फोर्स पता है तो फोर्स वाली लाइन पता हो जाएगी। अब फोर्स वाली लाइन पता हो जाएगी तो जिस पॉइंट का वोल्ट निकालना उस लाइन से, उस पॉइंट जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना उस पॉइंट से फोर्स वाली लाइन पे क्या डाल देंगे, तीनों से आंसर एक ही बात आएगी। या तो ऐसे करें वैसे करें, या तीनों का एग्जाम्पल दिखाते हैं ऊपर देख लेगा लोग, या तो तुम ऐसे करो टॉर्क की वैल्यू के लिए, तीनों से आंसर सेम ही आना है। एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, आर एफ साइन थीटा से भी आएगा उतना ही है, आराम से एक बार आप देख लें। उसके बाद जो है तो जैसे मर्जी होगा हम तीनों को इस्तेमाल कर देंगे, कभी इसका कभी उसका, आपको तीनों ही पता होना चाहिए। सी ऊपर देखता रहेगा लोग। ऊपर देखते रहेगा, कुछ नहीं, आप सोचे नहीं, अब जैसे आंसर हम बता दे रहे हो, बाकी तीनों तरीके से वेरीफाई कर देता हूं। पहले तो डायरेक्शन बता दोगे कैसा फोर्स है ये, एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन में प्लस के कैप हो गया, फिनिश। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, डायरेक्शन विल बी प्लस के कैप, तो डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं, तीनों तरीके से वेरीफाई कर रहा हूँ, तीनों तरीके से वेरीफाई कर रहा हूँ। ऊपर देगा, पहले तो हम लोग क्या कर लें, ये लंबाई कितनी है, इसका वोट निकालना, इस पॉइंट का वोट, तो ये लंबाई आर हो गई, तो टाउ का मैग्नीट्यूड एक निकालें आर, ये आर हो गया, एफ है, इस फोर्स का निकालना आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, साइन 53, साइन एंगल जो है 53 है या पाई माइनस 53 है, आंसर तो उतना ही आएगा। बट हम लोग देख लें वैसे, ये जिस पॉइंट का वोट निकालना, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये आर वेक्टर बन गया। तो आर वेक्टर और इनका क्या मिल रहा है, यहाँ पे हेड हेड मिल रहा है, तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला पाई माइनस, तो पाई माइनस 53 होगा। अगर बाई द वे डायरेक्ट सिर्फ इतना पूछ दिया कि एंगल बता दो, तो एंगल कितना टिक आउट करेंगे। टॉर्क में ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एंगल क्या है एक्चुअली, पाई माइनस 53, हाँ या नहीं, साइन पाई माइनस 53 भी साइन 53 हो जाएगा। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, तो गुना कर लो, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो डॉट डब्ल्यू टॉर्क का वैल्यू 320 न्यूटन मीटर, आर इंटू एफ डायमेंशनली न्यूटन इंटू मीटर। दस इंटू 40 इंटू 4/5, साइन 53, जो भी आएगा तो यहां से रख लो, न्यूटन मीटर में आ रहा है, न्यूटन मीटर,
ये जो डायमेंशनली तुम जानते हो बर्कले में भी तो क्या होता था, एफ डॉट डी, डायमेंशनली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वहाँ भी है, और यहाँ भी क्या हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। दोनों में बस इतना फर्क है कि वो स्केलर और ये क्या हमारा वेक्टर है, तो डायमेंशनली दोनों सेम ही आएंगे। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू उनका भी डायमेंशन और इसका भी क्या डायमेंशन हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डायमेंशनली टॉर्क एंड तो वर्क डन क्या होता है हमारा, तो सेम होगा। टॉर्क एंड वर्क डन डायमेंशनली क्या होगा। सवाल ये पूछ रहे थे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो टॉर्क एंड वर्क डन का क्या हो जाएगा, तो सेम होगा। आप वहाँ पे देख लेंगे। बाकी जो है तो ये इस मेथड से निकाले ऊपर देगा। नेक्स्ट मेथड, दूसरा क्या मेथड दिखाया था ऊपर देगा। क्या करें हम लोग, तो जो आर वाली लाइन है, ये वाली आर वाली लाइन है, ये आर वेक्टर है, उसको ऐसे रहने दें। आप फोर्स को क्या कर लें, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लें। आप फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज कर लेंगे, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब ये इस लाइन पे जो क्या है हमारा फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। ये फोर्स 40 न्यूटन का ऐसा आ रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा कॉस वाला, जो कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू 3/5, 40 इंटू 3/5, तो डेट विल 24 न्यूटन यहाँ आ जाएगा। और 40 का साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 40 इंटू 4/5 32, इधर कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो ये वाला जो 32 न्यूटन आएगा, आर पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है, आर पे क्या हमारा परपेंडिकुलर। मैं बोल रहा हूँ दूसरा नियम से भी तो उतना ही आंसर आएगा। देख लेंगे दूसरा नियम क्या कहता है, आर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, एफ का कंपोनेंट ब्रेकआउट कर लो, एफ का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, एफ का कंपोनेंट दो ऐसे ऐसे बन जाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 40 का कंपोनेंट कितना हो गया, 40 इंटू कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू रख दो कितना आ जाए 24 है, ये 32, किन दोनों गुना कर दें 32 और 10 32 गुने 10 कर लोगे, आंसर कितना आ गया हमारा 320 आंसर उतना ही आएगा। बट जो प्रोसीड्यूर कर रहे हैं तो क्या मानते हैं हम लोग, हाँ जी आर इंटू एफ परपेंडिकुलर मेथड से कर रहे हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। किसी को दिक्कत है बताएगा। तो तीसरा नियम देखेंगे आप, तीसरा क्या था वहां पे, आर इन लेक एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू, मतलब इस पर क्या करें, एफ को वैसे रहने दोगे, फोर्स 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 वैसे ही रहेगा, ऊपर देख लेगा फोर्स फोर्स फोर्स, ऐसी लाइन है ये, फोर्स वाली लाइन को ऐसे रख लेंगे। इस फोर्स वाली लाइन पे तो जिस पॉइंट का वोट निकालना वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये फोर्स वाली लाइन ये है, इस वाली लाइन पे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे, परपेंडिकुलर डाल दोगे, परपेंडिकुलर डाल दोगे ऐसा। ये कितना 53 डिग्री है, कितना 53 डिग्री। ये 10 मीटर, ये वाला कितना मीटर है 10 मीटर। 10 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन 53, 10 इंटू, हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 8 गुने 40 कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर। सभी तरीके से आंसर तो उतना ही आएगा। डायरेक्शन हर एक केस में क्या हमारा, तो डायरेक्शन हर एक केस में तो प्लस के का एंटी क्लॉकवाइज है। बट तीनों मेथड्स क्या हैं तो डिफरेंट हैं। आगे तो मैं किसी भी मेथड को कहीं भी अप्लाई कर दूंगा, आपको तीनों इसलिए बता देगा, तीनों सेम ही चीज़ है। कहीं पे दिखने में ऐसा ये आसान लग जाता, कभी ये आसान लग जाएगा। एक्चुअल वाला क्या था, आर एफ साइन थीटा था, उसी से दो और बना लिया, उसी से क्या बना लिया हमने, समझ आ गई बात। जो कम मोस्टली जो ज़्यादा यूज होता है सब जगहों पे जो यूज करते हैं, तो कौन सा वाला यूज करते हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। देखेंगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो लेके निकालने जा रहे हैं टॉर्क का। पहले तो मेजरमेंट कर लें, क्या कर लें, सिंगल फोर्स के लिए करके दिखा दिया, मल्टीपल फोर्सेज, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेज लग रहे होंगे। फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म।
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग। और जितने भी फोर्स लग रहेंगे वो सबके लिए तो क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इंडिविजुअली डायरेक्शन निकालेंगे। और टॉर्क कैसा वेक्टर हमारा, एक्सियल वेक्टर है। तो नेट के लिए देखोगे, अब नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेट निकालने के लिए जो क्लॉकवाइज वाले को उसको एक साथ लिख दोगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक साथ लिख दोगे, क्लॉकवाइज वाले को एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ। आप देख लो क्लॉकवाइज बड़ा आ गया या एंटी क्लॉकवाइज बड़ा आ गया। जो बड़ा आएगा तो नेट के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। डायरेक्शन किधर होगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ होगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ होगा, हाँ या नहीं। कुछ वेक्टर्स क्लॉकवाइज आएंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। जो क्लॉकवाइज आएंगे सबको एक साथ क्लब कर लोगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे और उनमें जो बड़ा होगा, समझ आ गया होगा लोगों को। ये कॉमन सा तो ये इलेक्शन वगैरह में भी ऐसे ही होता, तुमने सुना होगा कि अलग अलग बूथ पे तो वोटिंग होती है, सबको क्या करते हैं, एक साथ क्लब कर लेते हैं। उसमें बोलते हैं कि ये पार्टी का ये एक साथ क्लब कर लिया, ये सभी जगहों से उठा करके एक साथ लाते हैं। एक पार्टिकुलर पार्टी का एक साथ क्लब किया दूसरे का, अब उसमें किसकी सरकार बनती है, जिसकी ज़्यादा वोटिंग होती है। ये समझ आता नहीं आता। अरे लोकतंत्र में जितने हैं हमको पता होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वही मैटर करता है। आप अपना जनसंख्या तो बढ़ाए हैं, सी ऊपर देखेंगे, ये लाइक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे आप। और बच्चा बच्चा देश में जानता है, क्या बताएंगे, अगर इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। पहले बोला था इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ याद है आपको, लेफ्ट में और राइट में बराबर कर दो, ऊपर और नीचे में क्या कर दो, बराबर कर दो। या उसके बोल रहे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो को ही तोड़ के क्या बताता है, एक्स में और बैलेंसिंग कर दो वाई में, मतलब राइट वाले और लेफ्ट वाले को बराबर करो, ऊपर और नीचे को क्या कर दें, बराबर कर दें। इसको क्या बोलते हैं, अब बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते थे, अब बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था वो। सिर्फ उतना ही करोगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ट्रांसलेशन। अब जो है तो टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर कर दो, तो अब बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब दोनों फुलफिल कर रहा तो बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, मतलब कहीं पे इक्विलिब्रियम लिखा रहता तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही होता। हम लोग जब न्यूटन में भी पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर में पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, तो क्या था वहाँ पे, मैकेनिकल ही था। वहाँ पे अंडरस्टूड था टॉर्क वाला क्या था, डेफिनेटली वहाँ एग्जिस्ट करता था टॉर्क वाला। जैसे तुम अगर सीट पे बैठे हो तो कौन से इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल में हो। मैं क्या बोलता हूँ, सीट पे तुम बैठे हो तो क्या लग रहा है, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, लेफ्ट और राइट लग रहा है, हाँ या नहीं। और टॉर्क में मान लिया डेफिनेटली टॉर्क में तुम ऑब्वियसली तुम क्या हो, बैलेंस हो। वहाँ पे रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे रोटेशनल बैलेंसिंग तो है ही। समझ आ गई बात। तो पहले अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही था, जहाँ पे डेफिनेटली इंश्योर्ड था कि रोटेशनल तो है ही। बाकी हम लोग सिर्फ किसकी बात करते थे, ट्रांसलेशन की बात करते थे, लेफ्ट राइट बैलेंस करते थे, अप डाउन बैलेंस करते थे। अब यहाँ पे वो वाला केस हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी, जहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तीनों बैलेंस करेंगे। तो सिंपल सा था, फोटो दिखा दिया, 3 फोर्सेज दिखा दिए गए हैं। बहुत आसान काम देखेगा लोग। ये बोला स्क्वायर साइड है, स्क्वायर साइड का तो स्क्वायर का साइड कितने सेंटीमीटर, मीटर का, मीटर ले लेता हूँ, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, 10 मीटर का तो स्क्वायर का साइड है। ऊपर देखते रहेंगे लोग, बहुत कुछ कलम बंद करके देख लें, आपको दिख तो गया होगा कि कितना ले लें, 10 न्यूटन का फोर्स ले लें, 20 न्यूटन का ले लें, 30 न्यूटन का ले लें, 40 न्यूटन का ले लें। पहले तो बता देंगे कि जो ये फोर्सेज और टॉर्क हमें पैदा कहाँ पे करना है, डेवलप कहाँ पे करना है, पता कहाँ पे करना है, तो स्क्वायर। पहले तो ये बताओगे ये जो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, इनमें कौन कौन सा फोर्स सेंटर से पास कर रहा है, कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो किसी का जीरो नहीं होगा। सेंटर से पास करने वाली फोर्स ऐसा कोई दिखाया जाएगा, ऐसा कोई दिखाया हुआ, मतलब कहाँ से पास कर रहा है वो। अगर कोई ऐसा फोर्स होता 50 न्यूटन तो बोलते 50 न्यूटन कहाँ से पास कर रहा है, इनका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर जा रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाता है। बट ऐसा कोई फोर्स नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सभी फोर्सेज टॉर्क बनाएंगे, सेंटर का अबाउट सभी फोर्सेज टॉर्क तो बनाएंगे। अब पहले तो डायरेक्शन इंश्योर कर रहे हैं, डायरेक्शन अब सही से आप बताएंगे 10 न्यूटन का, बाकी लोग चुप रहेंगे। आप 10 न्यूटन का डायरेक्शन बताएंगे, सेंटर का अबाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड।
आप बताएंगे 20 न्यूटन का, चुप रहेंगे बाकी लोग। एंटी क्लॉकवाइज सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। आप बताएंगे 30 का, 30 का सेंटर कवर्ड क्लॉकवाइज और 40 का, तो डायरेक्शन हर एक को क्लियर हो गया। बस इतना ही देखना था, फोर्स का एरो देख लिया, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वही डायरेक्शन हो जाएगा। ऊपर देखते रहेगा मैग्नीट्यूड, तो ध्यान देखेंगे। अब हमारा जो जिस एक्सिस का वोल्ट निकालना ये है, यहां से क्या डाल दो, इसे परपेंडिकुलर डाल दो, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कैसा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो क्या करते हैं, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का केस कर ले। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 हो गया, 10 गुने 5, 10 गुने 5, 20 गुने 5, 20 गुने 5, दोनों कैसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 10 गुने 5, 20 गुने 5 दोनों कैसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक साथ लिख ले, एंटी एंटी एंटी, ACW एंटी। एंटी क्लॉकवाइज वाला 10 गुने 5, 20 गुने 5, कितना टोटल, दोनों का ऐड कर लेंगे कितना हो गया, तो W 150 न्यूटन मीटर। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा। क्लॉकवाइज वाले कौन बताएगा, 30 गुने 5, 40 गुने 5, 30 गुने 5, 40 गुने 5, 30 गुने 5, 40 गुने 5, कितना कितना कितना, 150, 200, 350। कौन बड़ा दिख रहा है, किसकी सरकार बनेगी, तो नेट और क्लॉकवाइज आ जाएगा, टाउ नेट विल बी 350 माइनस 150 क्लॉकवाइज, दैट विल 200 क्लॉकवाइज, 200 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, सेंटीमीटर में आएगा 200 न्यूटन सेंटीमीटर हो जाएगा। जितने भी फोर्सेस हैं सभी का क्या पता कर लेंगे, इंडिविजुअली टॉर्क पता कर लेंगे, और जो एक क्लॉकवाइज वाले लोग होंगे उनको एक साथ क्लब करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले को, और फिर जो बड़ा होगा तो उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे। दोनों जो है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे होते हैं, तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो माइनस करना पड़ेगा, और जो नेट आएगा तो उसी के डायरेक्शन में नेट टॉर्क निकल गया, हाँ या नहीं। तो आगे का तो कार्यक्रम हो सकता है, इसमें क्या करना पड़ सकता है, आपको याद होगा लोगों को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोला था वहाँ पे न्यूटन ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के एफ एक्सटर्नल बोला था, पी को क्या लिए मान लिया था हमने, एम बी, पी को कितना माना था, एम बी, और मास कांस्टेंट था dv/dt एम ए आ गया था, याद होगा लोगों को। ऐसे पूरे कार्यक्रम चला था कि राइट में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो और लेफ्ट में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव, ऐसे कार्यक्रम चला था। सेम काम यहाँ भी बच्चा बच्चा देश में जानता है। टाउ इक्वल dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो W रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, तो नेट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू IW, आई अगर कांस्टेंट है तो I इंटू dw/dt हो जाएगा, I अल्फा हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो जो पहले क्या था नेट टॉर्क निकालना वहीं पे खत्म हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कहाँ तक खत्म हो जाते हैं, नेट टॉर्क निकालो, और कुछ क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, बोलेंगे अल्फा निकालो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। उसी क्वेश्चन में बोलता है कि क्या जो क्यूबिकल्स जो ऑब्जेक्ट है सेंटर का बोर्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालें, क्या निकालें, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेट टॉर्क निकालना रहेगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, हाँ। बाकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करेंगे, तो डेट भी नेट टॉर्क कितना आ गया था वहाँ पे, आई अल्फा, आई की वैल्यू मेंशन रहेगा, ये निकालते थे जैसे हमें याद होगा कि वो अगर स्क्वायर सीट है तो कितना होता है, वो ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का वोट आपको पता है कितना था स्क्वायर सीट में, ma²/6, ma²/6 यहाँ पे आई लिख देते हैं। या अगर वो स्क्वायर फ्रेम होता, वो क्या होता है, वो स्क्वायर फ्रेम होता, याद होगा लोगों को, 4/3 ml², याद होगा, निकाल रखा है, क्लियर बात हुई। तो उतना लंबा नहीं ले जाते हैं कि आपको उसी क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करवाएं, टॉर्क भी कैलकुलेट करवाएं,
और उसके बाद अल्फा निकालें तो इतना लंबा हो जाता है। कुछ छोटे छोटे काम करवाएंगे, या तो सिर्फ टॉर्क तक ही छोड़ देंगे, समझ आई बात नहीं, या टॉर्क तक ही छोड़ देंगे, या आगे अल्फा निकलवाएंगे तो ये पता रहेगा कि आई की वैल्यू तो नॉन रहेगा, आसान वाली वैल्यू यूज करते हैं। बाकी पूरा प्रोसीड्योर दिखा दिया गया। बाकी इसमें एक और पार्ट होता है बाय द वे, कुछ ऐसा केस होता क्या होता, जिसमें जो टॉर्क आया था, दोनों टॉर्क क्या होते हैं, क्लॉकवाइज वाला और एंटी क्लॉकवाइज वाला बराबर हो जाता, तो उसको क्या बोल देते हम लोग, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता वहाँ पे। मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ जी, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, डायरेक्शन वहाँ पे तो पता ही था, जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही अल्फा के भी डायरेक्शन होगा। जैसे वहाँ याद होगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता था उधर ही क्या होता था, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में क्या होता था हमारा, नेट फोर्स। सेम केस यहाँ भी करेंगे, जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, अल्फा का डायरेक्शन हो जाएगा। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वही अल्फा का भी डायरेक्शन हो जाएगा। जो वो दूसरा वाला तैयार नहीं हुआ, चलो दे दो, पास कर दो। न्यूटन ला का कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और स्पेशल केस में जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, जहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या बता दिया गया था, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर देंगे आप, इक्वल भी कर देंगे। यहाँ पे नेट टॉर्क आ गया, तीन पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्या आएंगे नेट टॉर्क आएंगे, या दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगी क्लॉकवाइज, हाँ नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। रिवर्स क्वेश्चन करने होते हमारे, क्या क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इक्विलिब्रियम का केस है, हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, तो क्या अप्लाई करोगे वहां पे, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्या अप्लाई कर देंगे वहां पे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक केस ये होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला भी क्वेश्चन रहता है, और ये इक्विलिब्रियम वाले भी क्वेश्चन रहते हैं। या सिर्फ कहाँ तक निकालने के लिए, सिर्फ टॉर्क निकालो, क्या निकालें आप, सिर्फ टॉर्क निकालें, तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निकाल के क्या कर देंगे आप, एक्स्ट्रा एडिशन करके नेट टॉर्क निकाल लेंगे। तो वहाँ तक एक करने को होता है, दूसरा काम क्या करना होता है, नेट टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करें, जहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरा केस बोल रहा है हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो क्या करने को इनवाइट कर रहा है आपको, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो आप सीख लिया होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन बैलेंस करना। उसके अलावा तो क्या करना है, एक और नया केस करें, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू, मतलब किसी तीनों ही केस में तो क्या करना पड़ेगा हमें, या अल्फा निकालने बोलेंगे, या टॉर्क निकालने बोलेंगे, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। टॉर्क को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर बात होगी। और टॉर्क का फार्मूला होता ही क्या, आर एफ साइन थीटा, क्या साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या एफ परपेंडिकुलर इनटू, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे काम करेंगे, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ पे। किस पे काम करेंगे, याद होगा लोगों को किसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता था, ये बना हुआ है ऐसा, ये जो है तो ऐसा हुआ है, ये जो वुड है और स्टील है, वुड है और स्टील है, वुड है और स्टील है दोनों का, तो लेकिन ज्योमेट्रिकली दोनों क्या हमारे ऊपर देखता रहेगा, वुड और स्टील है, देखेंगे पूरा क्वेश्चन हर एक किताब में छपा हुआ है ये।
अब पूरा क्वेश्चन जो है तो एक बार दिखा दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो प्रोसेस आपको याद हो गया। अब देख लेंगे यहाँ पे ये एक्सिस एक बार यहाँ ले लिया, एक बार कहाँ ले लिया गया, समझ नहीं है ये बात। सवाल क्या बोला गया, दोनों में क्या लगाया जा रहा है, या तो हमने दो अलग एक्सिस चेंज कर दिया या उल्टा कर देंगे। बोले एक्सिस तो वही है, एक बार वुड और स्टील और एक बार क्या कर देंगे स्टील और वुड, बात एक ही है। हमने एक्सिस उल्टा दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल क्या बोला, दोनों केस में तो फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स एफ लगाया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है किस केस में अल्फा ज्यादा होगा। समझ आई बात कुछ, ये वुड और स्टील है, फोर्स एफ लगाया जा रहा है, क्या होगा यहां से, दोनों केस में टॉर्क बराबर है। दोनों केस में टॉर्क क्या है हमारा, एफ का टॉर्क क्या हमारा बराबर है। दोनों केस में एफ का टॉर्क क्या हमारा, दोनों केस में एफ का टॉर्क क्या हमारा बराबर है, एफ का टॉर्क बराबर है टाउ इज इक्वल टू दोनों के लिए आई अल्फा, दोनों के लिए क्या हो गया हमारा आई अल्फा, दोनों के लिए टॉर्क बराबर, तो आई अल्फा कांस्टेंट कर दोगे, आई अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो जिसका आई ज्यादा उसका अल्फा कम, आई अल्फा क्या हो गया, समझ नहीं आया कुछ। अरे दोनों पे फोर्स एफ लगाया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है, तो दोनों केस में टॉर्क क्या हो गया हमारा सेम हो गया। सेम ट्विस्टिंग फोर्स डेवलप करना है, तो किसका अल्फा ज्यादा, सेम है फोर्स लगाया गया, सेम ट्विस्टिंग फोर्स लगाया गया, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बराबर होगा। ऐसे चार ऑप्शन बना देंगे, तो क्या बताएंगे आप। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि सेकेंड केस में स्टील वाले में तो आई की वैल्यू कम है, यहाँ आई कम है तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा। इस केस में मान ले अल्फा 2 और इस केस में आई कम है तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा हमारा। चार ऑप्शन दे रहेंगे जैसे भी, तो अगर लैंग्वेज में लिखे लैंग्वेज में या फिर जिस भी तरीके से तो लिखेंगे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ टॉर्क कंजर्वेशन के क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे क्या बोला है कि टॉर्क कंजर्व है। क्यों कंजर्व हो गया, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी क्या हमारा कांस्टेंट है, तो टॉर्क हमारा क्या हो गया तो कांस्टेंट हो गया। तो टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो आई अल्फा कांस्टेंट, आई अल्फा कांस्टेंट जिसका आई कम उसका अल्फा ज़्यादा, तो मेंशन कर लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसके लिए तो ज़्यादा जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।